नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। कल यानी कि 13 मई को लोकसभा चुनाव का चौथा चरण समाप्त हो गया। कल बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें से बेगूसराय, उजियारपुर, मुंगेर, दरभंगा और समस्तीपुर है। हालांकि अगर बात बेगूसराय सीट की करें तो बेगूसराय में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन वहीं अगर बात मुंगेर सीट की करें तो मुंगेर सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई। हालांकि इन सबके बीच सवाल ये भी उठता है कि चौथे चरण की वोटिंग के बाद किसकी पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है। चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, हम प्रवक्ता सरोज सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, कांग्रेस प्रवक्ता संजीव कुमार कर्मवीर जी, राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी सौरभ जी का। सौरभ जी, क्या लग रहा है आपको, चौथे चरण का भी चुनाव अब समाप्त हो गया है, किसकी पकड़ मजबूत दिख रही है? जी बिल्कुल। अगर चौथे चरण की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 सीटों पर चौथे चरण में चुनाव हुआ है। चाहे दरभंगा की बात करें, उजियारपुर की बात करें, समस्तीपुर की बात करें, बेगूसराय की बात करें या फिर मुंगेर की बात करें, सभी जी 5 सीटों पर चुनाव हुआ है। और अगर मैं मौजूद था कल बेगूसराय और मुंगेर में, तो अगर दोनों सीट की अगर मैं ग्राउंड जो कवरेज कर रहा था मैं, तो दोनों सीट के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि दोनों सीटों पर कट्टर की लड़ाई है। चाहे बेगूसराय की बात करें तो निश्चित तौर पर अगर आपने देखा होगा कि 2019 में रिकॉर्ड मतों से गिरिराज सिंह की जीत हुई थी। करीब 4 लाख से ज्यादा मतों से वो विजय हुए थे। और उस समय उनके सामने यानी 2019 में उनके सामने सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार थे। लेकिन इस बार भी सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश राय उनके सामने हैं। लेकिन उनके साथ एक पॉजिटिव बात यह है कि इस बार वो केवल सीपीआई के उम्मीदवार नहीं है, वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और निश्चित तौर पर अगर 2019 का अगर आप परिणाम देखेंगे तो उस समय अगर कन्हैया कुमार करीब 2,85,000 वोट उन्होंने पाया था, और उसके बाद ये जो आरजेडी के कैंडिडेट थे उन्होंने भी करीब 2.25 लाख मत हासिल किया था। तो अगर उन दोनों को जोड़ दे तो करीब 5 लाख के आसपास हो जाता है या उससे भी ज्यादा हो जाता है। और 6 लाख समथिंग जो था वो गिरिराज सिंह को वोट आया था 2019 में, तो 4 लाख से वो जीते थे। लेकिन इस बार निश्चित तौर पर अवधेश राय उनके सामने हैं और वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है। यानी इंडिया गठबंधन का जो वोट है वो इस बार बटा नहीं है। पिछली बार 2019 में जरूर बटा था, लेकिन इस बार नहीं बटा है, और इसीलिए वहां कांटे की लड़ाई है। और दूसरा मुद्दा एक बड़ा अवधेश राय या इंडिया गठबंधन ने बनाया, वो मुद्दा है स्थानीय बनाम बाहरी का। यानी कि स्थानीय खुद को कह रहे थे अवधेश राय, और बाहरी उम्मीदवार वो बता रहे थे गिरिराज सिंह को। और वहां पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर भी जबरदस्त बयानबाजी हुई है। गिरिराज सिंह ने काफी कोशिश की है कि हिंदू मुस्लिम जो है उसमें कहीं ना कहीं एक सेंधमारी की कोशिश की जाए और हिंदू मुस्लिम को अलग किया जाए। तो निश्चित तौर पर कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद बेगूसराय की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प भी है और कांटे की टक्कर है वहां पर। दूसरा, अगर मुंगेर की बात करें तो निश्चित तौर पर मुंगेर में आपने देखा होगा कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कुमारी अनीता, इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हैं, और जो जी बाहुबली अशोक महतो की पत्नी। तो पहली बार करीब 17 सालों के बाद जेल से निकले हैं अशोक महतो। उनको टिकट इस बार आरजेडी देना नहीं चाहती थी, और इसीलिए उन्होंने खरमास में शादी की, और उसके बाद उनकी पत्नी कुमारी अनीता को वहां पर उम्मीदवार बनाया गया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ललन सिंह, जदयू के गद्दावर नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं वो, तो वो मैदान में थे। और कुछ दिन पहले यानी कि करीब 5 तारीख को, 5 मई को अनंत सिंह पेरोल पर अचानक बाहर आते हैं, और वो पूरे एरिया में या मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में वो ललन सिंह के लिए, ललन सिंह के समर्थन में वो वोट मांगते हैं।
तो निश्चित तौर पर मुंगेर की लड़ाई बाहुबली बनाम बाहुबली हो गई थी। वहां भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि अशोक महतो ने काफी कोशिश की कि मुंगेर की जो लड़ाई है वो अगरा बनाम पिछड़ा की जाए। हालांकि पूरे हद तक वो सफल नहीं हुए, लेकिन कुछ स्तर तक वो सफल भी हुए हैं। तो इसीलिए वहां भी लड़ाई जो है वो काफी आमने सामने की है और कांटे की है। समस्तीपुर की बात करते हैं तो समस्तीपुर में पहली बार दोनों जो उम्मीदवार हैं वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों उम्मीदवार जो हैं वो बेटे हैं। मतलब एक उम्मीदवार जदयू के मंत्री जो है महेश्वर हजारी, उनके बेटे हैं सन्नी हजारी, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। दूसरी उम्मीदवार की बात करें तो एलजेपी के टिकट से श्यामभवी चुनाव वहां लड़ रही है, जो कि मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है। और दोनों जो मंत्री हैं वो जदयू के वरिष्ठ नेता भी है और मंत्री भी है। तो अशोक चौधरी के सामने प्लस पॉइंट ये था कि वो खुलकर अपनी बेटी के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, और करीब 15-20 दिनों से वो लगातार समस्तीपुर में थे, अपनी बेटी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। महेश्वर हजारी के सामने धर्म संकट ये था कि पार्टी के बियॉन्ड जाकर वो अपने बेटे का समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके बेटे जो थे वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। फिर भी महेश्वर हजारी ने पर्दे के पीछे रहकर अपने बेटे का काफी समर्थन किया है। तो वहां भी जो लड़ाई है वो स्थानीय बनाम बाहरी का है, क्योंकि सन्नी हजारी बार बार खुद को समस्तीपुर का बेटा कह रहे थे, और निश्चित तौर पर शांभवी जो है वो बाहरी कैंडिडेट है। तो वहां भी कई सारे मुद्दे थे, और महेश्वर हजारी निश्चित तौर पर काफी ज्यादा होल्ड रखते हैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में। और उन्होंने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा है, विधानसभा का चुनाव लगातार वो जीतते रहे हैं, मंत्री भी है। तो उनका एक अपना वर्चस्व है समस्तीपुर में। तो वहां भी लड़ाई जो है वो इतनी हल्की नहीं है। उजियारपुर की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय, वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। उनके सामने आलोक मेहता, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं और महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उसमें मंत्री भी थे वो, तो इंडिया गठबंधन ने उनको उम्मीदवार बनाया है। तो वहां भी आप कह सकती हैं कि लड़ाई हल्की नहीं है, वहां भी आमने सामने की लड़ाई है। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आरजेडी ने जो टिकट दिया है, उम्मीदवार उन्होंने जो खड़ा किया है, उसमें जाति समीकरण का आरजेडी ने या लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव ने पूरा ध्यान रखा है, और उसका फायदा कहीं ना कहीं चुनाव में उनके उम्मीदवार को हो रहा है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो कुशवाहा समाज का जो वोट है उसमें सेंधमारी हुई है, यानी कुशवाहा समाज की जो वोट है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के खाते में जा रही है। इसका फायदा निश्चित तौर पर महागठबंधन को मिलेगा। तो लड़ाई अगर पांचों जगह बात की जाए तो बिल्कुल कांटे की है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर माइलेज की बात की जाए, कौन आगे है कौन पीछे है, कौन 19 है कौन 20 है, तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझे हर जगह जो है वो एनडीए के उम्मीदवार जो हैं वो 20 दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब हम सीधे हमारे साथ जो प्रमोद सिन्हा है, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए प्रमोद जी, मैंने अपनी बात तो आपको बता दी, कह भी दी, अपने दर्शकों को भी बता दिया, लेकिन हो सकता है कि आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप बताइए कि कल जिन 5 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है, आरजेडी की क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए सौरभ जी, आपने तो विस्तृत रूप से एक एक चीज को चर्चा किए हैं। कुछ बातें जो छूट गई हैं रखने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि आप देखें कि पटना में पहली बार रोड शो किए, रात्रि विश्राम किए, और अगले दिन उन लोकसभा क्षेत्र में जहां चुनाव हो रहे थे उसके बगल वाले लोकसभा क्षेत्र में वो प्रचार भी करते थे। बावजूद आप देखिए कि 2019 के चुनाव की तुलना में
जो मत प्रतिशत है 2024 का चुनाव में, वो फिर जो है 3 से 3.5% जो है मत प्रतिशत गिरा है। और चारों चरण का जब तुलनात्मक अध्ययन करिएगा 2019 और 2024 का, तो आप पाइएगा कि चारों चरण में कहीं ना कहीं मत प्रतिशत में गिरावट आई है। ये इस बात की ओर इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता में बैठे हुए, जो 10 वर्षों से बैठे हुए हैं, बिहार की सत्ता में बैठे हुए हैं 17 वर्षों से, तो इन तमाम लोगों का जो वायदा खिलाफी रहा और जो जन विरोधी नीतियां रही, उसके कारण कहीं ना कहीं मतदाताओं में उदासीनता रही। बावजूद एक बड़ा पक्ष ये है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार जन सरोकार के मुद्दों पर ही काम करने का काम किए और मतदाताओं के बीच जो भी जनसभाएं, उनकी 100 से अधिक जनसभाएं हुई, अभी तो लगभग 120 से अधिक जनसभा हो गया है, तो उन तमाम जनसभाओं में या तो जो केंद्र की सत्ता में जब बैठे हुए 2014 के चुनाव में जो वायदा किए थे या 2019 के चुनाव में जो वायदा किए थे, उनको वो याद दिलाए हमारे नेता ने। दूसरी, जो उन्होंने 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में जो अपना वायदा किया था और 17 माह की सरकार में जो उन्होंने काम करने का काम किया, और उसके अलावा जो उन्होंने एक परिवर्तन पत्र लाया जिसमें 24 जन वचन, जो देश की जनता को अगले 5 सालों के लिए जो रोड मैप दिखलाने का काम किया, खास करके जो 30 लाख केंद्र में रिक्त पद थे और 70 लाख नए सृजन पद के लिए, मतलब 1 करोड़ जो है, जैसे ही सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नई सरकारी नियुक्तियां की जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे जो जिनसे जन सरोकार का सीधा मुद्दा था, तो उन तमाम मुद्दों पर लेकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता के बीच जाते रहे। तो इन मुद्दों को लेकर के जनता में कहीं ना कहीं उत्साह था, जिसके कारण जो है हम समझते हैं कि इन तमाम सीटों पर जो अभी पीछे जो आप बता रहे थे कि जो 13 तारीख को जो मतदान हुआ है 5 सीट पर, उन तमाम सीटों पर हमारे प्रत्याशी जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे। और चूंकि एक सबसे बड़ी बात है, आपने भी इसका उल्लेख किया कि A to Z, हमारे नेता कहते रहे हैं कि A to Z की हमारी पार्टी है, तो उन्होंने जो महागठबंधन दल से जो टिकट देने का काम किया, सभी समाज को उसमें समाहित करने का काम किया है। महिलाओं का भी उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, पिछड़ा अति पिछड़ा सभी लोगों का उसमें समायोजन किया गया है। तो हम समझते हैं कि इन 5 सीटों पर हमारे महागठबंधन की प्रत्याशी की भारी मतों से जीत होने जा रही है। चलिए सरोज जी, आप बता दीजिए कि आप लोगों ने भी विश्लेषण किया होगा, कल 5 सीटों पर चुनाव हुआ है, तो आप लोगों का विश्लेषण क्या है? एनडीए को कितनी सीटें मिल रही है कल जो चुनाव हुआ है 5 सीटों पर? एनडीए 5 के 5 सीट जीत रही है। हमें लगता है कि आपने जो विश्लेषण किया है सौरभ भाई, उसमें हम लोगों की बहुत कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक आप प्रतिनिधि के तौर पर बैठाए हैं, आप हम लोग से विचार ले रहे हैं। जितनी भी बातें आपने कही है वो पूरी आपके बातों को मैं समर्थन करता हूँ। आप सबसे बड़ी बात आप जो बोले हैं, सबसे बड़ी बात जो आप बोले हैं कि 5 के 5 सीट पर जो इलेक्शन हुआ उसमें 20 एनडीए दिखता है, 20 एनडीए सरोज जी, दिखता है। देखिए सरोज जी, मैं गलत भी हो सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिस तरीके का उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं वोटरों में नजर नहीं आ रहा। यही तो ये निश्चित तौर पर एनडीए के लिए चिंता की विषय है, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों का जो मैजिक था या जिस लहर की बात कर रहे थे या जिस गारंटी की आप लोग बात कर रहे थे, वो गारंटी तो ग्राउंड में दिखता ही नहीं है। नहीं, ये तो जनता के बीच में है ना। जनता के बीच में नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है वो पूरी तरीके से उबाल पर है। इस बार जो है जनता चुनाव लड़ रही है, जनता, भारत की जनता चुनाव लड़ रही है और बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है। वही सरोज जी जो आप बोल रहे हैं ना, ये जो चुनाव है ये भारत का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। बिहार का स्टेट का चुनाव ये नहीं है इसमें वो विधायक हो जाएगा, वो मंत्री हो जाएगा। यहाँ भारत का मुखिया कौन होगा, देश किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा, देश का विकास किसके हाथों में जाएगा। भारत का जो तीसरी अर्थ शक्ति जो बनने जा रही है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो भारत तो आगे तेज गति से जो आगे बढ़ रहा है, फॉरेन पॉलिसी से लेकर के जितना भी हो, देश नहीं विदेश में भी नाम जो भारत का जो डंका बज रहा है, भारत की जनता और बिहार की जनता उस मुद्दे पर मतदान कर रही है नरेंद्र मोदी जी के साथ। और लेकिन सरोज जी,
सरोज जी, आप जिस तरीके से बखान कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, तो वो ग्राउंड पर दिखना तो चाहिए, लोगों में एक उत्साह तो दिखना चाहिए, एक खुशी दिखनी चाहिए। वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप किसी भी मतदान केंद्र पर चले जाएं, लोगों में इतनी उत्साह है कि भारत का ऐतिहासिक आपने रोड शो देखा, जो कभी भारत का कोई प्रधानमंत्री आज तक पटना के धरती पर उसका भी नहीं रोड शो किया। उसका वही मैं कह रहा हूं सरोज जी, ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि पटना में प्रधानमंत्री पहली बार, देश का कोई प्रधानमंत्री पटना की सड़कों पर रोड शो करता है और उसके अगले दिन चुनाव होता है। लेकिन फिर भी, और सटे एरिया में, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर समस्तीपुर की बात करें तो वो पटना से ज्यादा दूर नहीं है। अगर मुंगेर की बात करें तो करीब 150 से 200 किलोमीटर में सारे लोकसभा क्षेत्र थे। उसके बाद भी लोगों में उत्साह कल भी नजर नहीं आ रहा था ग्राउंड पर। देखिए सौरभ भाई, भारत की जनता पूरी तरीके से एकदम निश्चिंत है। कहने का मतलब यह है कि वो ये विश्वास कर लिया है कि हम जो भी वोट डालेंगे, जो भी मतदान करेंगे, वो पूरा के पूरा जो है एनडीए को जाएगा। और जो इनकी जो सरकार है, ये जो एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस का हमारा नेता भारत का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, वो 2 टर्म देश को बताया। आप ये बताएं कि इंडिया अलायंस जिसको आप बोलते हैं, जिसको मैं फ्रैक्चर अलायंस बोलता हूं, इस फ्रैक्चर अलायंस का दूल्हा और मुखिया कौन है इसका दूल्हा? सब जगह पे अपने अपने लोग लड़ रहे हैं। दिल्ली में कोई अलग धमकी दे रहा है, पंजाब में कोई अलग लड़ रहा है, बंगाल में कोई अलग लड़ रहा है। सरोज जी, ये बताइए, जो वोट बैंक आप लोगों का माना जाता था, चाहे कुशवाहा की बात करें, धानुक की बात करें, वो वोट बैंक में तो कहीं ना कहीं मुझे ग्राउंड पर सेंधमारी दिख रही थी। कोई सेंधमारी नहीं है। ये जो लोग जो बोल रहे हैं, किस ग्राउंड पर ये सेंधमारी की बात कर रहे हैं? ये बिहार को लालू यादव और तेजस्वी यादव जब सत्ता में आए हैं, ये बिहार को जात पात में बांट करके चाहते हैं कि बिहार में हम राज करें। बिहार की जनता को, बच्चे को पता है कि इनको जात पात है। जितने भी जो क्रिमिनल है, अपराधी है, वो अगर उनसे नहीं इनकी बात बनी तो उनके पत्नी को ब्याह कराया। आप अभी बोल रहे थे खरमास में, तो खरमास में ब्याह करा करके आपने अनंत सिंह को पैरोल पर क्यों निकाला? 15 दिन के लिए अनंत सिंह क्या पूजा करने आए थे? बताइए मुझे। 15 दिन क्यों आए थे? पैरोल पर क्यों आए थे? इसके बारे में सौरभ भाई, इसके बारे में अनंत सिंह जवाब देंगे कि उनकी पेरोल किस बेसिस पे हुई है और वो क्यों आए हैं। अपील कर रहे थे, वो लोगों के बीच जा रहे थे, वो आपके समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। सौरभ भाई, मेरा ये कहना है कि आखिर तो है तो नेता ना, जनता ने उनको 2-2, 3-3 बार निर्दलीय एमएलए बनाया, तो है तो जनता। तो इस पीरियड में अगर चुनाव इस पीरियड में आपको डर था ना कि अगर कहीं ना कहीं अनंत सिंह को नहीं लाएंगे तो मुंगेर की सीट लूज कर जाएंगे। सौरभ भाई, चुनाव के पीरियड में अगर कोई भी पेरोल पर आता है, आप याद करिए, बिहार देश में दिल्ली के भी एक मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री जब जेल में जाता है तो उसको पद से इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन इन्होंने क्या किया? इनको भी पेरोल पर दिया गया और कंडीशनल इनको दिया गया। कंडीशन तो सरोज जी वो अपने पार्टी के मुखिया थे, लेकिन अनंत सिंह तो आपके पार्टी के भी नहीं है, वो एनडीए के भी सदस्य नहीं है। उसके बावजूद आपने उनको निकाला क्योंकि आपको उनकी जरूरत थी, वो बाहुबली है। हमने नहीं निकाला। उनका जो मजबूत ग्राउंड बना होगा, उस ग्राउंड पे वो बाहर आए हैं, तो बाहर आएंगे। वो एनडीए के समर्थित है, उनकी पत्नी एमएलए है, और उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी सहित कितने आरजेडी के जो एमएलए हैं, वो सारे के सारे लोग एनडीए के जो सरकार अभी जो तुरंत जो कुछ दिनों पहले बनी है, उसमें इस सारे लोगों ने उनको एनडीए के समर्थन किया है। आपको हमसे ज्यादा पता है। जब ये निकलेंगे तो बाहर राजनीति बात तो करेंगे ना। सरोज जी, नीलम देवी तो घूम ही रही थी ना आप लोगों के साथ, उसके बाद भी अनंत सिंह की जरूरत पड़ गई ना आपको। ये जरूरत हमारी नहीं थी। ये जरूरत उनको ये उनकी जरूरत थी, अनंत सिंह की जरूरत थी कि अनंत सिंह की क्या मजबूरी है, उनका पारिवारिक ग्राउंड पर बेल हुआ है। तो जब अभी समय जब पारिवारिक ग्राउंड हो या ग्राउंड कोई भी हो,
राजनीतिक व्यक्ति है, वो भी एमएलए रहे हैं, उनकी पत्नी एमएलए है, तो बाहर में जाएगी तो राजनीतिक बातें करेगी ना एनडीए के समर्थन में। तो लेकिन एनडीए के समर्थन में उन्हें अपनी जनता के बीच में बात कर रही है। इनकी अगर है कि लेकिन तो निकाल लेकिन रही है अब तो पार्टी से, आरजेडी क्यों नहीं नहीं निकालते नहीं हैं? अब तो आरजेडी सीधे तौर पर ये भी आरोप लगा रही है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में काफी जो मतदान केंद्र हैं वहां पर बूथ भी कब्जा हुआ है। चुनाव आयोग अब को ये उन्होंने बताइए, शिकायत भी किया है। ये सौरभ भाई, चुनाव आयोग को शिकायत करने के लिए भारत के सारी पार्टियां स्वतंत्र हैं। और जहां तक रही मुंगेर लोकसभा की बात, तो मुंगेर लोकसभा में ही क्यों, सारे पूरे भारत में कहीं, इसके पहले भी खगड़िया में आपने देखा होगा कई जगह पर इलेक्शन 10 और 15 बूथ पर कैंसिल हुआ, चाहे कारण जो भी रहे। क्रिमिनल को ये चुनाव लड़ाते हैं, क्रिमिनल के पत्नी को ये चुनाव लड़ाते हैं, और वोट लूटने का काम एनडीए करता है। ये तो हुआ कि चोर, ये तो समझिए कि अब इसको क्या बोला जाए, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। ये जो इस परंपरा का जो शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर अपने क्रिमिनल है तो क्रिमिनल को टिकट दे दो, नहीं है तो उसको बीबी का टिकट दे दो। आप बताइए कहीं से सराहनीय है? इस जनता इसको कैसे माफ कर सकती है? मैं पूछना चाहता हूँ आप ही। क्रिमिनल का, बाहुबली का समर्थन तो आप भी ले रहे हैं ना? आप कौन सा दूध के धुले हुए हैं? अनंत सिंह को निकालने का मकसद क्या है? अनंत सिंह अपने पारिवारिक ग्राउंड पर निकले हैं, उसका जवाब बेहतर हो। पारिवारिक ग्राउंड पर निकले हैं, लेकिन परिवार का वो मतलब घर का बंटवारा कहाँ कर रहे हैं, जमीन का बंटवारा कहाँ कर रहे हैं? वो आपके समर्थन के लिए लोगों से अपील कर रहे थे, वोट मांग रहे थे वो सब। और उनको उस बीच में अगर उनको समय मिला, उनको लगा कि हम एनडीए के समर्थन में है, तो उन्होंने एनडीए के समर्थन के लिए जनता से हाथ जोड़ा। और इस बीच में वो घर का कब काम कर रहे हैं, ये हमसे पूछ करके थोड़े करेंगे कि हम अपने घर का काम कब कर रहे हैं। सरोज जी, 5 तारीख को वो निकले हैं, 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक लगातार वो आप लोगों के समर्थन में चुनाव प्रचार किए हैं, लोगों से मिले हैं। सुबह 6 बजे वो निकलते थे और शाम में 8 बजे वो वापस लौटते थे। इस बीच में केवल वो जनता के पास जाते थे, केवल घूम रहे थे, वो आपके समर्थन में घूम रहे थे। सौरभ भाई, ये तो निश्चित रूप से जिस अलायंस के साथ वो हैं, वो जब इस पीरियड में निकले हैं तो निश्चित रूप से उसका समर्थन करेंगे। और घर का वो कब काम करते हैं, ये तो वो बेहतर बताएंगे कि घर के काम के लिए निकले हैं तो 6 बजे से पहले हो सकता है घर का काम कर लेंगे हमें। और घर के काम और ये दोनों में जो अपना देखते होंगे किसका ज्यादा हमारा जरूरी है। चलिए, अच्छी बात है। प्रमोद जी जवाब दीजिए। देखिए, कई बातों का उल्लेख अभी सरोज जी कर रहे थे कि देश में इतना विकास हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और 17 वर्षों से बिहार में इनकी सरकार है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के तमाम मंत्री, केंद्र के मंत्री लगातार बिहार में जो है प्रचार कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी भी लगातार आ रहे हैं। बावजूद वो लोग जब बिहार में आ रहे हैं तो कभी भी बिहार के जो हित की बात है, एक बार भी कभी बिहार के विषय में उन्होंने उठाया कि विशेष राज्य का दर्जा की जो बात हमने कही थी उस पर हमने क्या काम किया? बिहार में जो उद्योग धंधे लगने की बात हमने कही थी उस पर उन लोगों बीच में मत बोलिए सरोज जी, बीच में मत बोलिए सरोज जी। मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, लेकिन जो ये बोल रहे हैं इसका जवाब हमसे अभी आप बोल रहे थे तो हम आपकी बात को बहुत गंभीरता से सुन रहे थे, फिर हमारे बाद आपको आप जवाब दीजिए। प्रमोद जी, जो आरोप लगाया जा रहा है ना उसका जवाब दीजिए। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर क्रिमिनल वो खड़ा करेंगे, और एक तो क्रिमिनल खड़ा करते हैं, दूसरा आरोप लगाते हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो गई, बूथों पर कब्जा हो गया। देखिए सौरभ जी, कल जिस प्रकार से देखा गया, सबसे पहला बात तो है इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं। लोकतंत्र में विश्वास होता, स्वच्छ जनमत में विश्वास होता और जनता के मताधिकार पर इनको विश्वास होता, तो जनता के मताधिकार का हनन ये लोग कल नहीं करते। कल आपने देखा जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी पर अभद्र व्यवहार किया गया, उनके गाड़ी को तोड़ा गया, हमारे युवा राजद के जिलाध्यक्ष को सुबह में ही जो है थाना पर बैठा लिया गया, कई हमारे पदाधिकारी को मारा पीटा गया। और आप देखें कि हमारे नेता राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जाकर के जो उन्होंने कहा है, जिसमें सूर्यगढ़ा, लखीसराय, मोकामा, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र जो मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, उनमें कई बूथों पर हमको लगता है लगभग जो है कम से कम 100 बूथों के आसपास, उन तमाम बूथों पर ये लोग जो है जबरदस्ती करने का काम किए हैं। लेकिन एक बात इनको हम बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं
ये लोग लाख प्रयास कर लें, थोड़ा बहुत मतों का अंतर हो सकता है, लेकिन जीत हमारे ही प्रत्याशी की होने जा रही है। और एक बात सुन लीजिए, ये जो कह रहे हैं, तो जनता वोट करती है किसी भी उम्मीदवार को, जनता तय करती है, जनता के दृष्टिकोण में कौन उम्मीदवार बेहतर है उसको वो मतदान करने का काम करती है। अगर इस तरीके से आप लोग जो है लोकतंत्र का हनन करिएगा, जबरदस्ती आप चाहिएगा कि किसी खास वर्ग को हम वोट नहीं देने दें, कमजोर वर्गों को बूथ तक नहीं पहुंचने दें, तो जनता उसका जवाब देने का काम करेगी। चलिए संजीव जी के पास आते हैं, काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं। संजीव जी, आपको क्या लगता है कल जिन 5 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें आप लोगों की स्थिति क्या है, इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है? सौरभ जी, पिछले चुनाव के तुलना में इस चुनाव में जो वोट प्रतिशत कम हुआ है। संजीव जी, आपकी आवाज काफी कम आ रही है। पिछले चुनाव के तुलना में इस बार जो वोट प्रतिशत कम पोल हुआ है चौथे चरण या बाकी चरणों में भी। संजीव जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आप थोड़ा सा नहीं हो तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, फिर से आप अपने आप को एंट्री कीजिए, हो सकता है कि आपका ऑडियो। कृष्णकांत जी, आपके पास आते हैं। आपको क्या लगता है, आपने भी देखा होगा कि कल जिन 5 सीटों पर चुनाव हुआ है वहां पर आपको किसका पल्ला भारी और किसका कमजोर दिखाई दे रहा है, अगर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की बात करें तो? देखिए, एनडीए गठबंधन, ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो मजबूत एक संगठन है और मजबूत जो हर चुनाव को, चाहे वो छोटी से छोटी चुनाव होता है, एनडीए जो है उस चुनाव को बड़ा रूप लेकर उसको मेहनत काफी करता है और कार्यकर्ता और उसके जो है काफी जोश से भरे होते हैं। लेकिन सौरभ जी, इस बार जो देखा जाए तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जो तेजस्वी जी के लीडर के पीछे भले कांग्रेस उनका साथ दे रही है, लेकिन आरजेडी बहुत मजबूत तरीके से वो भी लड़ रही है। और पूरे बिहार में इस बार ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो है वो चुनाव हो रहा है, एक तरफा नहीं जा रहा है। दोनों पार्टी, दोनों अपने जो है उसके जो कैंडिडेट है वो अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। यदि आप गिरिराज सिंह जी बेगूसराय की बात करें तो पिछले बार कन्हैया कुमार जो 2,60,000 वोट लाए थे और जिसमें गिरिराज सिंह 4 लाख वोटों से जीते थे, उसमें यह था कि ट्रायंगुलर था, वहां पे फाइट था, वहां पे सीपीआई के साथ आरजेडी ने भी कैंडिडेट दिया था, जिसकी वजह से। लेकिन इस बार जो समीकरण है, जो आपने और बता चुके हैं कि जो ऑलरेडी वो बाहरी बनाम जो है जो लोकल का हो रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। गिरिराज सिंह के साथ एंटी कंपेंसी भी है, क्योंकि बहुत सारे मंत्री जब होता है तो आदमी उन्हें की जनता का एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ जाता है और मंत्री के पास उतना पावर नहीं होता है कि अपनी जनता के लिए बहुत कुछ काम कर सके, से या पर्सनली सबको, इंडिविजुअल सबको मदद कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं जनता इस बात को नहीं समझती है। उनको लगता है कि यदि मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ, पोस्टिंग नहीं हुआ किसी कारणवश से, तो वो उसका नुकसान खामियाजा जो है कहीं ना कहीं मंत्री को भी भुगतना पड़ता है। तो ये फर्क है वहां पे। मुंगेर की सीट देख ले तो आप पे ललन सिंह जो है, जो 5,28,000 वोटों से पिछली बार जीते थे, बट ईश्वर कुमारी अनीता के आ जाने से और जिस तरह से वहां पे पिछली बार नहीं कृष्णकांत जी, पिछली बार 5 लाख से नहीं जीते थे ललन सिंह। नहीं 5 लाख वोट, 5,28,762 वोट जो है, लाख वोट जो उनको मिला था, जो अंतर था वो जो वहां पे जो 16.2% से अंतर से हुआ था। शायद मैं हो सकता है गलत हूं। और नीलम देवी को वहां पे 3,60,000 वोट आया था। वही नीलम देवी का जो जिस तरह से समर्थन किया जा रहा है, जो कल तक जो कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, उससे जरा फर्क पड़ रहा है। और जो वहां पे उनके हस्बैंड जो जेल से बाहर आ गए, अनंत सिंह जी, उससे भी काफी कुछ फर्क पड़ रहा है। तो मुझे जहां तक मुंगेर की देखा जाए तो यहाँ पे जो है एनडीए गठबंधन जो है वो भारी पड़ता दिख रहा है। अब रहा दरभंगा की बात, तो मिथिला संस्कृति का केंद्र है, रामायण से भी वहां राजा जनक का एक वो रहा है। तो दरभंगा में ललित यादव जी 6 बार एमएलए रह चुके हैं। 6 बार एमएलए होने की वजह से वहां पे एक समीकरण, जातीय समीकरण देखा जाए तो सबसे आरजेडी के लिए बहुत ही मजबूत सीट है वो। लेकिन वहां पे जिस तरह से बाकी जो और भी कैंडिडेट है, बीएसपी के कैंडिडेट है, और जिस तरह से गोपाल जी ठाकुर के साथ एंटी कम्युनिस्टी है, तो दरभंगा सीट जो लग रहा है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के खाते में दिख रहा है।
समस्तीपुर को देखा जाए तो रामचंद्र पासवान लास्ट टाइम लड़े थे, उसके साथ अशोक राम लड़े थे, और जिस वजह से वहां पे काफी ज्यादा गैप था, 51 जो है 55% वोट जो है वो उनको मिला था। तो अंतर जो था वो काफी ज्यादा 24.7% था। लेकिन इस बार देखिए जो समीकरण जो आपने जो जिक्र किया कि दोनों ही के माता पिता जो है वो जदयू के नेता होने की वजह से, और वहां पे जो समीकरण जो है वो दोनों बराबर दिखता जा रहा है, क्योंकि महेश्वर जारी के बेटे भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, शामवीर चौधरी भी जोसेफ चौधरी के बेटी है वो भी पहली बार लड़ रहे हैं। तो इस पे कांटे की टक्कर है। यहाँ पे हम किसी एक आदमी का तरफ स्पेकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल है वहां पे। और जो उजियारपुर सीट है, आपने देखा होगा कि नित्यानंद राय जी एक मजबूत नेता है, बिहार के साथ अब देश के नेता भी हो चुके हैं, और उनके सामने आलोक मेहता जिसके फादर तुलसीदास मेहता थे, एक उनकी भी अच्छी छवि मानी जाती है। कहा जाता है कि तेजस्वी के जो जब लालू यादव जेल में थे तो तेजस्वी जी को उन्होंने काफी कुछ गुण सिखाए, राजनीतिक गुण सिखाए। तो इस तरह से आलोक मेहता जी काफी लालू परिवार से काफी करीबी रहे हैं, और रामकृपाल यादव के हट जाने के बाद उस परिवार के एक बहुत तरह से हर दुख सुख में साथ दिए है। तो आलोक मेहता की छवि एक करप्ट नेता की नहीं है, वो उनका भी पिताजी काफी बड़े थे, तो वहां पे कुशवाहा जाति का भी वोट जो है वो काफी ज्यादा है। और जिस तरह से आरजेडी ने कुशवाहा को बहुत ज्यादा टिकट दिया है, तो कुशवाहा की जो वोट बैंक है वो 50% कहीं ना कहीं वो आरजेडी के साथ घटकते दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि नित्यानंद एक मजबूत नेता है, और वो भी एक आज के डेट में बिहार की सन कहा जाते हैं, बिहार के काफी उनका जो देश विदेशों में भी उनका नाम होता है, तो वहां पे कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो घटक जो आरजेडी के जो बीजेपी के जो जदयू के सीट है, चाहे वो सहयोगी का सीट है, वहां पे जिस तरह से ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आपने सुना होगा कि हनुमान जी वो लेके गए थे, लंका पार कराए थे राम जी को। लेकिन यहाँ पे ऐसी नौबत आ रही है कि हाजीपुर जो सबसे मजबूत सीट की दावेदारी कही जा रही थी, वहां पे भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली करना मजबूरी हो गई। और इस तरह से आपने देखा होगा कि साथ में जमुई भी और खगड़िया भी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को ये समझ में आ चुका है कि जहां मेरी सीट है, जो 17 सीट है, वो तो मजबूती से हमारे कैंडिडेट लड़ रहा है, बट हमारे सहयोगी जो घटक है वो कहीं ना कहीं उतनी अच्छे से फाइट नहीं दे पा रहे हैं। तो वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ज्यादा से ज्यादा वहां पे रैली कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये समझ में आ रहा है कि बिहार और महाराष्ट्र तो ऐसी जगह है जहां पे बराबरी फाइट हो रहा है। और जो पिछड़ा समीकरण को छोड़ दिया जाए, 14 और 19 को भूल जाए, तो इस बार जो है वो जो मुद्दा है वो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि तेजस्वी जी शुरू से बेरोजगारी मुद्दे पे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए को भारी पड़ रहा है। तो अभी 5 सीट, यदि इसमें 2 सीट भी यदि जीत लेती है आरजेडी और इंडिया अलायंस, तो इसमें नुकसान तो बीजेपी, क्योंकि 5 सीट पिछली बार जो रहा वो बीजेपी के पास था, एनडीए गठबंधन के पास था। तो 2 सीट भी यदि है तो वो माइनस में जाएगा। यहाँ पे जीत जो होगी फिर वो इंडिया अलायंस की कही जाएगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 5 में से 2 तो दिखता हुआ दिख रहा है। चलिए सरोज जी, एक बात बताइए, कल की अगर चौथे चरण की बात करें, या चौथे चरण की बात हम लोग कर भी रहे थे, अब अगर ओवरऑल अगर चारों चरण का एक साथ बात करें तो 14 और 5 19 सीटों पर मतदान हो चुका है। बिहार में टोटल 40 सीटें हैं, जिसमें 19 सीटों पर मतदान हो गया, करीब करीब आधा हो चुका है। तो उसमें आप लोगों का असेसमेंट क्या है? अब ये मत बोल दीजिएगा कि 19 में 19 सीट जीतेगी, कारण मुझे पता है कि 2019 का जो परिणाम है ना, वो 2024 में रिपीट नहीं हो रहा है, ये मुझे पता है, और ये आपको भी दिल से पता है। इसीलिए सच्चाई बोलिएगा कि जो जिन 19 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें आप लोगों की स्थिति क्या है, क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? देखिए सौरभ भाई, पिछली बार 19 की बात आप कर रहे हैं, 19 में भी जब चुनाव हुआ था तो कोई बिहार का ज्योतिष, कोई देश का कोई भी ज्योतिष, कोई भी जो एनालिसिस करता हो नहीं कह रहा था कि बिहार में 39 सीट जीत जाएगा, 40 में 39 सीट जीत जाएगा।
नहीं, मेरा ये कहना है कि मैं इस बार बोल रहा हूँ कि ना इस बार आप लोगों को 39 आएगा, ना ही 40 आएगा। पुलवामा नहीं है इस बार। देखिए ये कहना किसी के अभी ये बस में नहीं है। जनता वोट कर रही है तो रिजल्ट आज हम लोग एनालिसिस करके रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। आज हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, एग्जैक्ट हम लोग नहीं बोल सकते हैं। हमारा जो है कि 19 सीट की आप बात बोल रहे हैं, मैं 40 सीट की बात कर रहा हूँ। जो सीट हुआ और जो सीट होने वाला है सबको पता है कि किसके बारे में कितना फिगर है। इस पर मेरा नहीं कहना, मेरा ये कहना है कि अभी जो भाई साहब ये कह रहे थे कि भाई साहब रोजगार की बात बता रहे थे, तो रोजगार की बात बता रहे थे। कोई ये कह रहे हैं कि हमारे पास हर क्या नाम, हाजीपुर में चुनाव प्रचार में गए प्रधानमंत्री, बिहार में जो 40 सीट हो रहा है, 40 सीट के कैंडिडेट की ये चाहत है कि हमारे सीटों पर प्रधानमंत्री आकर के प्रचार करें, लेकिन वो मौका हर सीटों को नहीं मिला। तो ये कलेक्टिव जहां कलेक्शन हो रहा है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जगह है, अलायंस के पार्टनर के कुछ सीट अलायंस के पार्टनर के साथ और कुछ सीट जो अपना भारतीय जनता पार्टी के उनके जो कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेट पर प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार करने का जो मौका मिल रहा है। तो ये ऐसा आप मत बोलिए। रोजगार की बात बोल रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय जनता दल का एक सेकंड राष्ट्रीय जनता दल के जो भाई साहब बोले रोजगार की बात, 5 डिपार्टमेंट है इनके पास, बिहार में था जब ये कुछ दिनों पहले सत्ता में थे सर। 5 डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट का ये नाम बता दे जहां पर एक रोजगार इन्होंने दिया है। टीचर की रोजगार ये बात करते हैं बार बार, टीचर का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, टीचर का रोजगार देने का ये किसी मंत्री या मुख्यमंत्री की कैपेसिटी नहीं है। वो सारी पॉलिसी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था और उसको ये लेकर के ढिंढोरा पीट रहे हैं। आज ये कहते हैं कि लूट लिया गया वोट, उसके बाद ही बूथ लूट की बात बता रहे हैं। तो क्रिमिनल का टिकट ये देंगे, उल्टा चोर कोटवार को डांटे। ये क्या चाहते हैं कि जब ईवीएम से जब वोट से जब सरकार बनती है, ये कहते हैं कि ईवीएम में धांधली हो गया। ये चाहते हैं कि बक्सा लूट ले और बक्सा लूट ले, बैलेट पेपर लूट ले, जो पुराने दिनों में ये करते थे। ये शर्मनाक आपने चलिए सरोज जी, आपने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उम्मीद करूंगा कि इस सवाल का जवाब आप दे दें। आपके नेता मैं 40 पर बात कर रहा हूं, 40 से चुनाव जीतेंगे। आपके नेता जो हैं जीतन राम मांझी, वो कितने वोट से चुनाव जीतेंगे यही बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारे नेता 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। 2 लाख मतों के अंतर से हमारे नेता का रिजल्ट हो रहा है और इसमें कोई दुनिया का ताकत रोक नहीं सकता। चलिए प्रमोद जी, समय की कमी है, एनडीए को जा रहा है, ये कोई रोक नहीं सकता है इसको, जितना इनको चिल्लाना है चिल्लाओ। प्रमोद जी समय की कमी है। अब ये बताइए कि 19 सीटों पर चुनाव हो चुका है, क्या लगता है कितनी सीटें महागठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में आएगी? ईमानदारी से बताइएगा, सच्चाई के साथ। देखिए सौरभ जी, जिन 24 जन वचन को लेकर के हमारे नेता बिहार के तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और जहां 19 सीटों पर मतदान हो चुका है और उसके अलावा जहां होना है उन तमाम जगहों पर, तो उसका व्यापक प्रभाव उन तमाम सीटों पर। तो ये कह देना कहीं से भी कि कहीं हम कमतर स्थिति में हैं, ये ठीक बात नहीं होगी, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि गया सीट की बात ये कह रहे थे, इनको एकमात्र जो है सीट मिला था गया, तो गया सीट पर हमारे प्रत्याशी जो हैं सर्वजीत पासवान जी आपको यकीन दिला रहे हैं और 4 जून के बाद जब हम बैठेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे कि वहां से भी वो भारी मतों से वो जीतने का काम कर रहे हैं। उन्होंने 2 लाख बता दिया, आप भी बता दीजिए जी, आप भी बता दीजिए कुमार सर्वजीत कितने मतों से चुनाव जीत रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सौरभ जी कि भारी मतों से वो वहां पर चुनाव जीतेंगे। और जब हम नहीं, उन्होंने संख्या बताया ना, आप भी संख्या बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अब देखिए ये संख्या बता दिए तो कह ही रहे हैं शुरू से कि बिहार में 40 और देश में 400 पार, जबकि ये फील गुड और इंडिया साइनिंग में जी रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा तो उनको भी पता है। नहीं प्रमोद जी, वो तो बीजेपी और एनडीए के सभी नेताओं को पता है कि ना 40 बिहार में आएगा और ना ही 400 पार देश में होगा, लेकिन उसके बावजूद वो कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं में जोश जो है ना वो बना रहे, लेकिन उसके बाद भी वो जोश ग्राउंड पर दिखता नहीं है। वही बात बोल रहे हैं ना सौरभ जी,
इनको समझने की जरूरत है कि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को ये लोग कभी नहीं उठाए। देश के प्रधानमंत्री चरण दर चरण जब चुनाव बीत रहा है, पहला चरण दूसरा चरण, तो हर चरण के बाद कोई नया शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कभी भी जन सरोकार के मुद्दा, खास करके बिहार के हित पर तो ये बात ही नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि 2019 में जो 39 सांसद इनको मिला था, उस 39 सांसद ने अपने सांसद निधि का ठीक से जो विकास निधि है उसका प्रयोग क्षेत्र के विकास के लिए नहीं किया। कहीं 25% राशि का उपयोग किया गया है, कहीं 50% राशि का उपयोग किया गया है। और ये तमाम आंकड़े जो हैं एक पटना के लीडिंग अखबार में ये तमाम 40 जो जनप्रतिनिधि थे लोकसभा के, उन तमाम उनका कहीं देने का काम सौरभ जी, किया है। इसमें चलिए थोड़ा ठीक जो है, बिहार प्रमोद जी, बिहार प्रमोद जी थोड़ा बीच में बोलना दस- मुनासिब नहीं समझ थोड़ा- रहे हैं। 10 एनडीए इनसे पूछिए प्रमोद जी, 40 में प्रमोद जी, 19 में सौरभ प्रमोद भाई, जी, 9 जो है प्रमोद जी, सौरभ भाई, इंडिया सर- गठबंधन 10 एनडीए सौरभ कृष्णकांत भाई जी, इंडिया इनसे कृष्णकांत पूछ जी, गठबंधन आप ही लीजिए, के इनसे पूछ कृष्णकांत जी लीजिए आप ही के पास आ रहे 40 हैं। में कौन एक सीट जीत रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए 40 में एक सीट का नाम बताओ जो कौन सीट जीत रहे हैं। अरे हम तो 40 का 40 सीट जीत रहे हैं। एक तब सीट तो की कोई बात बात नहीं, आप तब क्यों तो कर हमारा रहे क्वेश्चन हैं? नहीं है। पर हवा तब ये हवा मेरा हवा क्वेश्चन नहीं चलिए, इस तरह से जो है आप चलिए, चाय ठीक तब है, को हमारे ठीक है। तरफ से ये क्वेश्चन नहीं है। सौरभ जी, ठीक है, यदि ठीक है, समय बिहार की में जब तक ये बाढ़ का समस्या रहेगा, बाढ़ की जो पानियों को हम यदि सही उपयोग ना करें, पलायन नहीं रुकेगा, तब तक बिहार की तरक्की नहीं होगी। और वहां के जो वोटिंग परसेंटेज जो कम आ रहा है वो कभी कम नहीं हो सकता। पलायन जो बहुत बड़ा समस्या है, और दूर गांव से आकर कर्नाटका, दिल्ली, मुंबई से आकर अपने मताधिकार का उपयोग करना हमारे बहुत उसके लिए महंगा पड़ता है। इसकी ये समस्या जी है, इसलिए बिल्कुल, वोट परसेंट नहीं बढ़ा। और इस ऐसा नहीं है कि वोट परसेंटेज तो सत्ता नहीं पलटेगी, सत्ता उसी परसेंटेज से पलटेगी। और मुझे लगा कांटे की टक्कर है, 19 में 10 जो है वो एनडीए मजबूत है, और बाकी 9 या 10 हो सकता है वो आरजेडी, बराबर की टक्कर चल रही है। चलिए सभा तो हमने देखा कि जी। लोगों का अपना अपना दावा है, और जो एनडीए के हमारे साथ जो प्रवक्ता हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 19 क्या, हम तो 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने सुना कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उनका भी दावा है कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ भी रहे हैं और जीतेंगे भी। लेकिन सच्चाई यही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 19 वाली स्थिति है, यानी 2019 में जो एनडीए की स्थिति थी, वो रिपीट नहीं होने वाली है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। लेकिन अब उसमें कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा, निश्चित तौर पर इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और अब ये देखना होगा कि 5वें चरण का जो चुनाव होता है उसमें क्या वोट परसेंटेज यही रहेगा या फिर उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में चौथे चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, और जिन 5 सीटों पे वोटिंग हुई उसमें से बेगूसराय में ज्यादा वोटिंग हुई है, हालांकि मुंगेर में कम वोटिंग हुई है। और अब 5वें चरण का चुनाव होने वाला है, तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो 5वें चरण का चुनाव होता है क्या उसमें वोट प्रतिशत बढ़ता है या फिर घटता है। हालांकि इन चुनाव के नतीजे तो 4 जून को ही पता चलेंगे, तब जाके ये खुलासा होगा कि चुनाव में किसकी किस्मत खुल रही है और किसकी किस्मत पर ताला लग रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।